तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रोकार्योट्स। ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स आपकी क्लियर कर दें। आपने वर्ड सुना होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो अगर मैं किसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा? देखिए, ये 5' एंड हो गई, ये 3' एंड हो गई, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। एक प्रमोटर सीक्वेंस होगी, लेट्स से ये प्रमोटर सीक्वेंस है, और एक हमारे पास टर्मिनेटर सीक्वेंस होगी। लेट्स से दिस इज प्रमोटर एंड दिस इज टर्मिनेटर। और जिस जीन का आप ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहे हैं वो इस रीजन में लाइक कर रहा है, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होगी, है ना। तो लेट्स से कि मैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं इस तरफ ट्रांसक्रिप्शन करूँगा। तो अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन करते हुए, डैट मीन्स मैं ऊपर वाले स्टैंड को टेम्पलेट ले रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ऐसे जाएंगे हम लोग। तो ऊपर वाला स्टैंड अभी क्या है हमारा? टेम्पलेट स्टैंड है, और नीचे वाला स्टैंड क्या हो गया? कोडिंग स्टैंड हो गया। तो जनरली जो प्रमोटर की सीक्वेंस होती है या प्रमोटर का लोकेशन होता है वो कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में हम ले रहे होते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि प्रमोटर 5' एंड पे है या 3' एंड पे है, तो आप सोचेंगे कि सर हम किसको रेफरेंस लें, टेम्पलेट को लें या कोडिंग को? तो आपको कोडिंग को लेना है ना। कोडिंग के 5' एंड के तरफ प्रमोटर है और कोडिंग के 3' एंड के तरफ आपका ये टर्मिनेटर सीक्वेंस है। ओके, तो किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मुझे एक प्रमोटर सीक्वेंस दिखता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगी और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। मुझे एक टर्मिनेटर सीक्वेंस दिखता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। बीच में जो जीन है उसकी एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होनी है। उसमें से जिस स्ट्रैंड को मैं एज अ टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जिसको मैं एज अ टेम्पलेट नहीं यूज कर रहा हूँ, अपोजिट स्ट्रैंड है, वो कोडिंग स्ट्रैंड है आपका। इतनी बात क्लियर है? अब लेट्स से हम ये प्रमोटर किसी प्रोकार्योट्स का देख रहे हैं, तो प्रोकार्योट्स के प्रमोटर में मुझे क्या दिखेगा? अगर मैं किसी प्रोकार्योट्स का प्रमोटर देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा वो समझिए। ये हमने डीएनए ले लिया, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 3' एंड है, और ये 5' एंड है। एंड लेट्स से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। तो जहाँ से आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगी उसके आगे जो भी बेसिस होगा, मतलब जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा, उसको आप प्लस से डिनोट करेंगे। लेकिन जो पीछे होगा, इसके जो भी पीछे है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पीछे है, उसको आप माइनस से डिनोट करेंगे। तो जब आप 10 बेस पेयर पीछे जाते हैं तो आप कुछ सीक्वेंस देखते हैं, डैट इज TA क्या देखते हैं? TA तो टी के सामने ए हो जाएगा, ए के सामने टी, और ये इसको कहते हैं -10 सीक्वेंस, है ना। -10 सीक्वेंस को सबसे पहली बार बताया था डेविड प्रिब्नो ने, और इन्हीं के नाम पे हम इस सीक्वेंस को प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं। वहीं पे यहाँ से अगर मैं 35 बेस पीछे जाऊँ, मीन्स -35 लिख रहा हूँ मैं, डेट मीन्स आप ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट सेट से 35 बेसिस पीछे देख रहे हैं, तो आपको एक और सीक्वेंस देखने को मिलेगी TTGACA। इसको कहते हैं -35 सीक्वेंस। तो एक -10 सीक्वेंस होती है, एक -35 सीक्वेंस होती है। ये दो खास सीक्वेंसेस होते हैं किसी भी प्रोकार्योट्स के प्रमोटर रीजन में। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद प्रोकार्योट्स में जो आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली कुछ सब यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। जैसे लेट्स से ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, तो इस आरएनए पॉलीमरेज में कई सारे सब यूनिट्स होंगे, जैसे अल्फा की एक और सब यूनिट होगी, अल्फा डाइस, बीटा डाइस, और एक होगा ओमेगा, मीन्स अल्फा
अल्फा डैश, बीटा और ओमेगा, इन सब के मिलने से क्या बन रहा है? आरएनए पॉलीमरेज बन रहा है। अल्फा अल्फा ही लिखिए, इसको अल्फा ही लिखिए, है ना। तो अल्फा 2 हो गया, बीटा बीटा डाइस हो गया और ओमेगा हो गया। इनके मिलने से क्या बन रहा है? आरएनए पॉलीमरेज बन रहा है। बट अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। अभी तक आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है वो सिर्फ कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम है। कंप्लीट एंजाइम के लिए मुझे इसमें मिलानी पड़ेगी सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, तब ये एक कंप्लीट एक्टिव एंजाइम बनेगा, दैट इज होलो एंजाइम, है ना। तो यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं, जब आप इसके फिगर को और जूम करके देखेंगे तो यहाँ एक चैनल होता है डीएनए का, डीएनए एंट्री चैनल, दिस इज डीएनए एंट्री चैनल। और यहाँ से आरएनए बाहर निकल रहा होगा, तो ये होगा आरएनए एग्जिट चैनल। और यहीं पे आकर के अटैच हो जाता है आपका सिग्मा फैक्टर। अभी आपको समझ में आएगी आगे जब हम बताएंगे कि जब तक सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट नहीं होगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेट नहीं होती है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सिग्मा फैक्टर वहीं आकर के बैंड कर गया है जहाँ से आरएनए एग्जिट चैनल है। आया समझ में? तो आरएनए पॉलीमरेज 2 सब यूनिट अल्फा की, एक बीटा डाइस और ओमेगा, इसके मिलने से बनती है। बट साथ में एक्टिवेट होने के लिए सिग्मा फैक्टर भी चाहिए, मीन्स कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? होलो एंजाइम हो जाएगा। नाउ चलिए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। ये रहा 5' एंड, ये 3' एंड, ये 3' एंड, ये 5' एंड। यहाँ कहीं हम -10 सीक्वेंस ले लेते हैं, यहाँ कहीं -35 सीक्वेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन आके बैंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे आपका लेट से आरएनए पॉलीमरेज आकर के बैंड कर गया। ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बैंड कर गया। आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर सीक्वेंस पहचानने में हेल्प करता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर के हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज आएगा और प्रमोटर सीक्वेंस पे बैंड करेगा। क्योंकि कहाँ प्रमोटर सीक्वेंस है ये पहचानने में उसको कौन हेल्प कर रहा है? सिग्मा फैक्टर हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो आपकी कॉम्प्लेक्स है उसमें डीएनए बंद है, डीएनए खुला नहीं है, इसको कहते हैं क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेज में हम इस डीएनए को ओपन कर लेंगे। ये रहा 5' एंड, ये 3' एंड, ये 3' एंड, ये 5' एंड। यहाँ से हमें डीएनए को थोड़ा सा ओपन दिखाना था, इस तरीके से लेट से ये ओपन हो गया। और ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है जो यहाँ बैंड था। तो अब इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज खुद ही यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के तरह हेलिकेज एंजाइम नहीं आता यहाँ आरएनए पॉलीमरेज खुद ही डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और उसको ओपन करेगा। नाउ नेक्स्ट फेज में क्या होगी? यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और आरएनए बन के निकलना शुरू होगा। जब आरएनए लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा का बन जाएगा, या आप कह सकते हैं लगभग 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड का बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से सिग्मा फैक्टर गायब हो जाएगी और इलोंगेशन चलता चला जाएगा, है ना। तो हमने क्या कहा कि आप लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड का बना लीजिए? 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड का, फिर सिग्मा फैक्टर यहाँ से गायब। व्हेन आरएनए ऑफ 10 to 20 nucleotides long get formed, sigma factor gets separated,
सिग्मा फैक्टर गेट सेपरेटेड। जब 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड का आपका आरएनए बन जाएगा फिर सिग्मा फैक्टर यहाँ से गायब, फिर आप आराम से इलोंगेशन करते चले जाइए, है ना। जहाँ तक टर्मिनेटर सीक्वेंस है वहाँ तक आपकी इलोंगेशन होगी। जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस आएगा वैसे हमें अब ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट करने के लिए हमें प्रोकैरियोट्स के केस में एक रो फैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है। लेट्स से ये आपने इस तरीके से बनाया था, ये बनाया था आपने, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज था और इस तरीके से आपने एक लंबी सी आरएनए चेन बना ली है। बट अब टर्मिनेटर सीक्वेंस आ चुका है तो क्या होगा, इस आरएनए के अंदर जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है उसमें एक सीक्वेंस होती है जिसको हम कहते हैं रट साइट, RUT, रट साइट। इस रट साइट पे आकर के रो फैक्टर बैंड करता है। इस रट साइट पे आकर के कौन बैंड करेगा, रो फैक्टर बैंड करेगा। लेट्स से दिस इज रो फैक्टर। रो फैक्टर आकर के रट साइट पे बैंड करेगा। ATP यूज होती है यहाँ पे और ATP यूज करके यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट कर देगा, है ना। आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगी, DNA भी वापस से बंद हो जाएगा और आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड। तो बेसिकली हुआ क्या, टर्मिनेशन में एक रट साइट थी आरएनए पे, उस पर रो फैक्टर आकर के बैंड किया जिससे आरएनए पॉलीमरेज में कन्फर्मेशनल चेंज आई। इसमें क्या आई होगी, कन्फर्मेशनल चेंज आई होगी। कन्फर्मेशन में चेंज आया, शेप में चेंज आया, जिससे आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गई, यहाँ से आरएनए भी अलग हो गया और जो आपका DNA खुला हुआ था, जो आपने ट्रांसक्रिप्शन बबल बना रखा था, वो भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या टर्मिनेशन में एनर्जी खर्च होती है, तो हाँ होती है, क्योंकि रो फैक्टर आपका ATP यूज करता है। जो रो फैक्टर है वो ATP यूज करता है। ओके, तो अब आपको NCERT की हर एक लाइन समझ में आ जाएगी। मैंने थोड़ा सा NCERT से डीप बता दिया, है ना। अब आपको NCERT में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।